अपने डीएनए है, ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, बहुलक है। किसका? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड का एक बहुलक स्ट्रक्चर होता है, बहुलक संरचना होती है, उसी को मैं क्या कहता हूँ? डीएनए कहता हूँ। द लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड डीएनए। अरे बात समझ आ गई क्या? डीएनए क्या है? डीएनए किससे मिलके बना है? सर न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। उस न्यूक्लियोटाइड का बहुलक, बहुलक का मतलब क्या होता है? पॉलीमर चेन, बहुत सारे यूनिट। भाई छोटी छोटी यूनिट मोनोमर्स मिलके तो पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। मोनोमर्स का मतलब क्या होता है? एक यूनिट। ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स अगर मिलते जाएं, एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन, चार, पांच, ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स जिनको मैं न्यूक्लियोटाइड बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? न्यूक्लियोटाइड। वो न्यूक्लियोटाइड मिल मिल के अपना पॉलीमराइजेशन करके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? डीएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यानी मेरे पास एक तरह से क्या बना रहे हैं? वो डीएनए। तो डीएनए में क्या कह सकता हूं सर? डीएनए न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का क्या है? पॉलीमर है, यानी पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड डीएनए। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में क्या लिख दूं? पॉलीमर ऑफ, अरे क्या है भाई ये? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सर न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। अब न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर तो है, ये बात बिल्कुल समझ आई आपके। अब सर न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो ये भी तो समझ आना चाहिए, सर न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो अपन चलेंगे अब न्यूक्लियोटाइड के ऊपर। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, यानी अब मैं क्या करूंगा, जैसे देखो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं। ये डीएनए ऐसा ही कुछ होता है क्या? अब अपन इस डीएनए को खोलेंगे, इसके दोनों पैर पकड़ेंगे और ऐसे इसको खींचेंगे। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है जो आप बता रहे हो? सर इसके अंदर ये होता है 10 बेस पेयर्स होते हैं, कुछ ऐसे यहाँ पर लगे होते हैं ऐसे। अरे ऐसा कुछ लगा होता है क्या? होता है क्या? बिल्कुल होता है। सर ऐसे ये क्या बला है इसके अंदर जो रखी हुई है, इसको अपन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन इसको देखते हैं। आओ देखो, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो सर सबसे पहले हमें न्यूक्लियोटाइड समझा दो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। यानी आप देखो, सीधी सीधी मैं बात कहूं तो न्यूक्लियोटाइड आपका तीन चीजों से मिलके बना होता है। न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलके बना होता है। कौन कौन सा? नाइट्रोजन बेस, पेंटोस सुगर, जिसको आप राइबोस सुगर पढ़ते हो, ठीक है, राइबोस सुगर जो पेंटोस टाइप की होती है, ठीक है, राइबोस सुगर, और फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा? फॉस्फेट ग्रुप। सर ये तीन चीज होती है जो मिलके क्या, किसका फॉर्मेशन करती है? न्यूक्लियोटाइड का। किसका फॉर्मेशन करती है? न्यूक्लियोटाइड का। यानी न्यूक्लियोटाइड आपका किन किन चीजों से बना होता है? रिपीट करो मेरे साथ। इधर मैं लिख देता हूं न्यूक्लियोटाइड। क्या लिख देता हूं भाई? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है भाई, न्यूक्लियोटाइड मेरे पास तीन चीज से मिलके बना होता है। पहला, अरे पहला क्या? नाइट्रोजन बेस है, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं N2 बेस, ठीक है, नाइट्रोजन बेस। और राइबोस सुगर जो पेंटोस टाइप की होती है, ठीक है भाई। और क्या होता है सर? फॉस्फेट ग्रुप होता है। क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है सर, फॉस्फेट ग्रुप होता है PO4 2-। अरे ये फॉस्फेट ग्रुप होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। सर इन चीजों से मिलके मेरे पास क्या बना होता है? न्यूक्लियोटाइड बना होता है। क्या बना होता है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है सर, आपने इतना बता दिया, बहुत अच्छी बात है भाई। न्यूक्लियोटाइड से मिलके डीएनए, यानी अब अपन क्या करें? डीएनए को खोलते जा रहे हैं। सबसे पहले देखो, मैं ऊपर लिख देता हूं। सबसे पहले अपन क्या बना रहे हैं? ये डीएनए रहा मेरे पास, ये डीएनए का स्ट्रक्चर रहा, ठीक है। इस डीएनए को मैंने देखा तो मैंने बताया कि इस डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से पॉलीमराइजेशन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पॉलीमर। यानी इस न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से मेरा डीएनए बना हो। अब इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन कौन चीजें? सर न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजन बेस है, राइबोस सुगर है, और फॉस्फेट ग्रुप है। ये तीनों चीजें। अब मैं तीनों के बारे में वन बाय वन देखूंगा भाई, ये क्या चीज है। सबसे पहले आता है नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस क्या है? क्या होता है नाइट्रोजन बेस? किसी को कुछ आइडिया नाइट्रोजन बेसिस के बारे में? सर ये नाइट्रोजन बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस। तो देखो नाइट्रोजन बेस, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, अरे कुछ भी बोला हम तो। हाँ, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, और यूरेसिल, साइटिन,
सर ऐसे प्रकार के कई सारे होते हैं, हमने नाम सुने। नाइट्रोजन बेस है क्या? नाइट्रोजन बेस है क्या? ठीक है, देखो नाइट्रोजन बेस एक बेसिक एंटिटी होती है। क्या होती है? बेसिक एंटिटी एक बेसिक क्वांटिटी होती है। ठीक है, बेसिक क्वांटिटी होती है जो हेरिडिटरी मटेरियल के फॉर्मेशन में अपना रोल निभाती है। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, प्यूरिन और पैरामिडीन। अरे दो प्रकार की होती है, प्यूरिन और पैरामिडीन, यानी नाइट्रोजन बेस अपन पढ़ेंगे। अब इधर देखो, एक लिख देता हूं मैं, क्या? नाइट्रोजन बेस, शॉर्ट में N2 बेस लिख रहा हूं भाई। नाइट्रोजन बेस मेरे पास दो प्रकार के होते हैं। कैसे प्रकार के होते हैं भाई? दो, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरामिडीन। प्यूरिन और पैरामिडीन दो प्रकार के होते हैं। सर अब प्यूरिन कौन सा होता है? अब प्यूरिन के अंदर आते हैं आपका एडेनिन और गुआनिन। कौन कौन से? एडेनिन और गुआनिन। शॉर्ट में आप इनको AG याद रख सकते हो, A और G। ठीक है, एडेनिन को A से रिप्रेजेंट करते हैं, गुआनिन को G से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इधर सर पैरामिडीन में कौन कौन से आते हैं? तो पैरामिडीन में कौन कौन से आएंगे, बोलो भाई? थायामीन, थायमीन, यूरासिल और बताओ साइटिडिन। कौन सा? साइटिडिन। ठीक है, इसको T से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। अरे बात समझ आई क्या? ये मेरे पास नाइट्रोजन बेस होते हैं। अब सर ये डीएनए में रखे होते हैं, क्या? डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पता है। सर डीएनए में जब ये प्रेजेंट होते हैं तो मेरा एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, और वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन होते हैं मेरे पास? वो हाइड्रोजन बॉन्ड। सर एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है दो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू? दो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, जो मैं आपको इधर दिखा रहा हूं। ये ऐसे देखो, यहां पर मैं दिखा देता हूं, ये ऐसे मैंने बना दिया, ये मैंने बनाया A और T। क्या बनाया? A और T। तो अब जब एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन और थाइमिन दो हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं डीएनए के अंदर, और इनवर्ट होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। अरे बिल्कुल अंदर की तरफ होते हैं। तो मेरे पास एडेनिन किससे जुड़ा होता है? थाइमिन से। किससे जुड़ा होता है? थाइमिन से। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू? दो हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? दो। ठीक है, तो देखो ये आप इधर लिख सकते हो इनको कि एडेनिन और A डबल बॉन्ड T। अरे ऐसे, और G ट्रिपल बॉन्ड C। ये ट्रिपल बॉन्ड कौन से बॉन्ड हैं भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से हैं ये? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जिनको अपन शॉर्ट में H बॉन्ड भी पढ़ सकते हैं। H बंद, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? H बंद या हाइड्रोजन बंद भी बोलते हैं। अरे सबको पता लगा? ठीक है, ये चीज मुझे पता लगी। सर इसमें से एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन थाइमिन, ठीक है, और गुआनिन और साइटिडिन, डीएनए की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? डीएनए की। ठीक है, सर मेरा एडेनिन दो बॉन्ड से थाइमिन से जुड़ा होता है, और गुआनिन साइटिन के साथ तीन बॉन्ड से जुड़ा होता है। बात समझ आ गई क्या? ये मेरे क्या है? नाइट्रोजन बेसिस हैं। क्या है? दोनों नाइट्रोजन बेसिस, प्यूरिन और पैरामिडीन। उसके अंदर मैंने देखे दो ये होते हैं, तीन उधर होते हैं, आपस में कैसे जुड़े होते हैं? अब आप देखो, एक प्यूरिन है, एक पैरामिडीन है, एक प्यूरिन है और एक पैरामिडीन है। ये डीएनए के जब साइलेंट फीचर पढ़ेंगे तो मैं इसका रीजन बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है कि एक प्यूरिन के सामने पैरामिडीन आता है और फिर अगेन प्यूरिन के सामने पैरामिडीन आता है। और बात समझ में आ गई क्या? इसका रीजन बताएंगे, ऐसा क्यों हुआ और क्यों होना जरूरी है, इसके होने से क्या फायदा है डीएनए को। समझ आएगी की बात? अब अपन आते हैं किसके ऊपर? राइबोज शुगर के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? राइबोज शुगर के ऊपर। ठीक है, तो राइबोज शुगर आपकी कौन सी होती है? पेंटोस शुगर होती है। कौन सी होती है? पेंटोस यानी 5 कार्बन शुगर होती है। कौन सी? 5 कार्बन शुगर होती है। ठीक है भाई, आरएनए में जो पाई जाती है वो पाई जाएगी कौन सी? राइबोज शुगर। कौन सी पाई जाएगी? राइबोज शुगर, जिसके सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप लगा होगा। अरे पता याद रहेगा ना जो मैं बोल रहा हूं? राइबोज शुगर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन क्या? राइबोज शुगर।
तो देखो राइबोज शुगर, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं अपन अब, राइबोज शुगर, जिसको अपन बोलते हैं ये कि पेंटोस शुगर होती है। कैसी होती है भाई, पेंटोस शुगर, यानी 5 कार्बन की शुगर होती है, 5 कार्बन शुगर होती है, ठीक है। आरएनए के अंदर इसकी सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप लगा होता है, और डीएनए में, डीएनए में कहां लगा होता है भाई, 5th पोजीशन पर। कहां लगा होता है, 5th पोजीशन पर लगा होता है। कहां लगा होता है, 5th पोजीशन पर, ठीक है। ये थोड़ा सा अंतर है। डीएनए वाली शुगर को पढ़ूंगा राइबोज शुगर, इसको पढ़ूंगा डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या पढ़ूंगा, इधर पढ़ूंगा राइबोज शुगर, इधर पढ़ूंगा डीऑक्सी राइबोज शुगर। अरे बात समझ आ रही है क्या, आरएनए में पढ़ूंगा उसको राइबोज शुगर, इधर पढ़ूंगा डीऑक्सी राइबोज। क्या पढ़ूंगा, डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है मेरे पास फॉस्फेट ग्रुप। क्या आता है, फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मूला आपको लिखे रखा है मैंने, PO4 2-। एक फॉस्फेट ग्रुप है, 4 ऑक्सीजन और 2 इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज भी काम आता है डीएनए में, ठीक है। इसलिए आपने पढ़ा होगा सर डीएनए एसिडिक एंड नेगेटिवली चार्ज होता है, नाम सुना है क्या, होता है ऐसा। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे डीएनए के, सर डीएनए एसिडिक होता है, अम्लीय होता है एवं ऋणात्मक आवेशित होता है। क्या होता है, ऋणात्मक आवेशित। तो ऋणात्मक आवेशित होने के पीछे यही कारण है, फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर -2 चार्ज होना, ठीक है। इसका -2 चार्ज हो, इसी की वजह से मेरा डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। अब देखो आगे, अब इन चीजों से मिलके मैं कैसे क्या बनाता हूं। ये 3 बेसिक क्वांटिटी थी न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए, नाइट्रोजन बेस, राइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। ये बेसिक क्वांटिटी है, बेसिक एंटाइटिटी है, किसको बनाने के लिए, न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए। और न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से मुझे क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। अरे न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से मुझे क्या मिलता है, डीएनए। अब देखो अपन इनसे न्यूक्लियोटाइड कैसे बना। अब अपन बेसिकली आते हैं, ये अपन ने इनके बारे में देख लिया क्या क्या होता है। अब मुझे इससे न्यूक्लियोटाइड बनाना है। क्या बनाना है, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है देखो, तो सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट नाइट्रोजन बेस प्लस कौन ऐड होते हैं, अरे कौन ऐड होता है भाई, राइबोज शुगर। कौन ऐड होते हैं, राइबोज शुगर। इससे क्या बनता है सर, इससे बनता है न्यूक्लियोसाइड। क्या बनता है इससे, न्यूक्लियोसाइड। क्या बनता है इससे, न्यूक्लियोसाइड। दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है, किसी को कुछ आइडिया। नाइट्रोजन बेस और राइबोज शुगर के बीच में बॉन्ड एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कौन सा रहता है, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अरे पता है सबको, एन ग्लाइकोसाइडिक, यानी ये सर दोनों आपस में जो जुड़े हैं वो किस बॉन्ड से जुड़े हैं, उस बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इससे मुझे क्या बना, न्यूक्लियोसाइड बना। क्या बना भाई, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड बना, अब न्यूक्लियोसाइड बना तो जो आपके नाइट्रोजन बेस थे, एडेनिन गुआनिन, उनके नाम चेंज हो जाते हैं। क्या नाम हो जाते हैं, एडिनोसिन, गुआनोसिन और साइटोसिन, और थाइमिन का क्या हो जाता है, थाइमोसिन। क्या हो जाता है, थाइमोसिन, ठीक है। ऐसे उनके नाम चेंज हो जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन बेस के साथ मैंने शुगर ऐड किया है। नाइट्रोजन बेस पहले आप पढ़ रहे थे, उनके साथ जैसे शुगर ऐड होती है उनके नाम बदल जाते हैं। कैसे कैसे हो जाते हैं, एक दो नाम आप याद कर लेना, एडिनोसाइन, ठीक है, एडिनोसिन और थाइमोसिन। इधर थाइमोसिन ही पढ़ेंगे अपन, ठीक है भाई, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हो गया। सर न्यूक्लियोसाइड को अब कौन बचा भाई जोड़ने के लिए, फॉस्फेट ग्रुप। कौन बचा, फॉस्फेट ग्रुप। तो न्यूक्लियोसाइड के साथ, किसके साथ, न्यूक्लियोसाइड के साथ में जो मेरा फॉस्फेट ग्रुप था, फॉस्फेट ग्रुप, इसको मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या बन जाता है,
इसको ऐड करने के बाद बनता है मेरे पास न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। इसी की तो मुझे जरूरत थी। और सर जैसे ही मुझे न्यूक्लियोटाइड बना, मैंने न्यूक्लियोटाइड का आपस में पॉलीमराइजेशन कर दिया, और जैसे ही मैंने न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन करा, मुझे डीएनए मिल गया। बात समझ आ गई क्या? इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? किसी को आइडिया है भाई? दोनों के बीच में, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? अरे कौन सा बॉन्ड होता है, किसी को आइडिया? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। कौन सा होता है? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सा होता है भाई? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड या फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। ठीक है, अरे याद रहेगा क्या? ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपने देखा होगा एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसके बीच में कौन सी लिंकेज होती है, इन दोनों के बीच में कौन सा बंद होता है, कौन सा बॉन्ड होता है। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस वाला भी लिख लेना भाई। जो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एच बॉन्ड होते हैं। ठीक है भाई, यही होते हैं क्या? ठीक है, यही होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और देखो अब मेरे पास क्या बच गया सर? अब अपने पास बच गया कौन? न्यूक्लियोटाइड। अब मैं न्यूक्लियोटाइड का क्या करा दूं? पॉलीमराइजेशन करा दूं। क्या करा दूं? पॉलीमराइजेशन। तो मैं न्यूक्लियोटाइड को मैंने उठाया, प्लस उसके साथ मैंने एक और न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या बन गया? डाई न्यूक्लियोटाइड बन गया। क्या बन गया मेरे पास? डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या बन गया? डाई न्यूक्लियोटाइड। सर इस डाई न्यूक्लियोटाइड के अंदर अब यहां दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सी लिंकेज थी या कौन सा बॉन्ड था? बताओ भाई, कौन सा बॉन्ड था दोनों के बीच में? इनके बीच में था मेरा फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। कौन सा था? फॉस्फो डाई ईस्टर। फॉस्फो डाई ईस्टर लिंकेज या फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। अरे पता चला क्या? अब इससे मेरा क्या बन गया? डाई न्यूक्लियोटाइड। अब इस न्यूक्लियोटाइड का मैं क्या करा दूं? पॉलीमराइजेशन। क्या करा दूं मैं इसका? पॉलीमराइजेशन करवा दूं। और जैसे ही मैं इसका पॉलीमराइजेशन करवाऊंगा, मेरे पास क्या मिल जाएगा मुझे? डीएनए, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अरे बात समझ आई क्या? ये सर मुझे डीएनए कैसे बना, उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में एक बेसिक चीजें पता चल गई। बहुत सिंपल तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किए। ठीक है ना, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है नहीं इनको याद करना, सर कौन किससे क्या बनाए, कौन से बॉन्ड होते हैं। एकदम इससे सिंपल तरीका और कुछ नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा सिंपल है ये। सिर्फ आपको याद करना है, अपने क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। सिंपल हो चाहे कॉम्प्लिकेट हो, अपने को समझ आना चाहिए और उससे अपना क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, तब तो सब कुछ अच्छा है, नहीं तो बेकार है। अरे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे तो बेकार है ना। ठीक है, ये चीज आपको पता चली। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, नाइट्रोजन बेस और राइबोस शुगर है। क्या है? नाइट्रोजन बेस और राइबोस शुगर। नेक्स्ट आपको दिख रहा है फॉस्फेट ग्रुप, क्योंकि दोनों से मिलके तो क्या बना दिया? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, आपने सुना होगा सर डीएनए की जो बैकबोन होती है वो होती है राइबोज और फॉस्फेट ग्रुप। कौन होते हैं? राइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये सर डीएनए की बैकबोन होती है, सबने सुना होगा। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? राइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। अलग से लिख देता हूं, राइबोज शुगर और, अरे किसकी बात कर रहा हूं मैं? राइबोज शुगर और PO4 2-। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलता हूं मैं ईस्टर बॉन्ड। कौन सा बोलता हूं? ईस्टर बॉन्ड। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी कुछ दिन पहले एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि अपन राइबोस शुगर और फॉस्फेट को डीएनए की बैकबोन कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं इसको। बैकबोन का मतलब वही होता है, यानी इसके ऊपर डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर टिका हुआ है। अगर मैं इसको तोड़ देता हूं तो डीएनए का स्ट्रक्चर पूरा झुक जाएगा, जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। उन दोनों के बीच में कौन होता है? ईस्टर बॉन्ड। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि द बैकबोन ऑफ डीएनए, द बैकबोन ऑफ डीएनए इज फॉर्म्ड बाय विच बॉन्ड। ठीक है, ठीक है।
डीएनए की जो बैकबोन होती है, डीएनए का जो मेरुदंड होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो किस प्रकार के बंध के द्वारा निर्मित होती है, किस प्रकार के बॉन्ड के द्वारा बनी होती है? ईस्टर बॉन्ड। उसमें चारों ऑप्शन थे, फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोईस्टर, एनग्लाइकोसाइडिक और ईस्टर। चारों ऑप्शन थे और चारों के चारों यहीं से उठाए थे। आप एलिमिनेट भी नहीं कर सकते थे चीजों को। अगर जिसको याद है तो वो कर सकता है, अगर आपको इसमें दे देता अलग ही बॉन्डों के नाम दे देता, मॉलिक्यूलर बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये बॉन्ड, तो आप हटा देते, ठीक है ना। बट चारों चैप्टर के उठाए हुए थे, इसलिए आप इनको एलिमिनेट भी नहीं कर सकते थे। इसलिए आपको हर किसी के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, किससे क्या मिलके स्ट्रक्चर बना, ये है याद होना बहुत जरूरी है। अरे जरूरी है नहीं, याद रहेगा सबको, नोट डाउन करो। कहां से करोगे? यहां से। फटाफट फटाफट नोट डाउन करो स्पीडली।
लिख लिया सभी ने? लिख लिया ना? लिख लिया कि भाई? वो वाले भैया बहुत तेज लिखते हैं, बहुत फास्ट लिखता है वो भाई। नोट डाउन किया गया सभी ने? एक बार पीछे करना है। अब एक बार आगे कर देते हैं। लिख लिया? आगे बढ़े? अरे स्लाइड चेंज करोगे? ठीक। अब देखो, ये अपन ने देखा कि डीएनए कैसे बना हुआ। डीएनए का इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया अपन ने। क्या देख लिया? इंटरनल स्ट्रक्चर। अरे पता लग गया इंटरनल स्ट्रक्चर। उसके अंदर नाइट्रोजन बेस है, पेंटोस शुगर, राइबोस शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है, और बहुत सारी चीज इनसे मिलके मेरा डीएनए का जो स्ट्रक्चर वो बना हुआ है। अब जब डीएनए की खोज हुई थी, जब डीएनए की डिस्कवरी हुई थी, तो सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी? किसी को आइडिया है क्या? डीएनए की सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी? सबसे पहले? सर याद तो है, बस इतना सा भूल रहे हैं आप। थोड़ा सा हिंट दे दो, तुरंत याद आ जाएगा। फ्रैंकलिन? नहीं।
फ्रिंकलिन ने वो दिया था, एक्सरे डाटा डिफ्रेक्शन मॉडल दिया था, 2D साइन थीटा, याद है कुछ? 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, वो दिया था उन्होंने। ऑप्शन दे दो? हाँ सर, ऑप्शन का ही तो खेल है। चलो, वाटसन एंड क्रिक, दो ऑप्शन हो गए, वाटसन एंड क्रिक। इरविन चारगाफ और फ्रेडरिक मैस्चर। बताओ भाई, बताओ। अरे बताओ भाई। तो देखो, इन 1869, कब? 1869, 1869 में फेडरिक मैस्चर ने, किसने? फेडरिक मैस्चर, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि सर कोई कोशिका होती है, कोई सेल होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो एसिडिक मटेरियल होता है, एसिडिक मटेरियल, नॉट डीएनए। डीएनए इन्होंने नहीं बोला। इन्होंने क्या बोला? सर एक सेल होती है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, जैसे सपोज करो ये सेल है और इस सेल के अंदर न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ एसिडिक मटेरियल पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? एसिडिक मटेरियल रखा हुआ है, उसका नाम न्यूक्लियन है। क्या है? न्यूक्लियन, यही बोला था उसने। तो फर्स्ट इंटैक्ट डीएनए कौन सा था? न्यूक्लियन। मतलब उसको डीएनए नाम नहीं दिया, क्या दिया था? न्यूक्लियन। या आप ऐसे भी आप कह सकते हो कि फर्स्ट डीएनए न्यूक्लियन था। कौन था? न्यूक्लियन। या फिर पहली जो डिस्कवरी हुई थी वो फ्रेडरिक मैस्चर ने ऐसे बताया था कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर कोई एसिडिक मटेरियल प्रेजेंट है, उसका नाम न्यूक्लियन है। बात समझ आई क्या? तो इसने क्या बताया मुझे? देखो, वो सीक्वेंस में लिख देता हूं जो इन्होंने बोला, और ये एकदम आपके एनसीईआरटी से मैच करता हुआ है। इन्होंने बोला कोई सेल है, उस सेल के न्यूक्लियस में, किसमें भाई? न्यूक्लियस में। उस सेल के न्यूक्लियस में कोई एसिडिक मटेरियल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है भाई? एसिडिक मटेरियल, अम्लीय पदार्थ है भाई। क्या है? कोई अम्लीय पदार्थ है। अम्लीय पदार्थ। और उस अम्लीय पदार्थ का उन्होंने नाम क्या दिया? तो इस अम्लीय पदार्थ का उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। क्या दिया था भाई? न्यूक्लिन। या इस न्यूक्लिन को आप फर्स्ट डीएनए बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई? फर्स्ट डीएनए, ठीक है। बट इसकी कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस थी। क्या थी? टेक्निकल लिमिटेशंस। कुछ इसके अंदर तकनीकी कमियां थी। क्या थी इसके अंदर? तकनीकी कमी थी, कुछ इसके अंदर टेक्निकल लिमिटेशन थे। इसकी वजह से अदर साइंटिस्ट ने इसको इंटैक्ट नहीं किया, अदर साइंटिस्ट ने इसको नहीं माना कि ये डीएनए है। अरे बात समझ आ गई क्या? टेक्निकल लिमिटेशंस का मतलब क्या है कि जो फ्रेडरिक मैस्चर ने इसके बारे में कुछ बता नहीं पाया, इसके बारे में कुछ बता नहीं पाया कि इसके अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट है, किससे मिलके ये बना हुआ। टेक्निकली का मतलब वही होता है। अरे टेक्निकल का मतलब क्या होता है? इस चीज का फॉर्मेशन कैसे। बात समझ आती है? किसी भी चीज अपन बोलते हैं इसके अंदर टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं, टेक्निकल इश्यू का मतलब उसके अंदर जो सर्वर है या फिर उसकी जो फॉर्मेशन प्रोसेस है वो डिस्टर्ब है। अरे बिल्कुल डिस्टर्ब है। तो डीएनए कैसे बना, इसके अंदर कौन कौन सी चीज प्रेजेंट होती है, कैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसके बारे में फ्रेडरिक मैस्चर पूरी तरह नहीं बता पाया था। तो इसके जो कोलीग्स थे, इसके जो साथ वाले अदर साइंटिस्ट थे, वो इस चीज से क्या सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस चीज को इंटैक्ट नहीं किया, इस चीज को नहीं माना। किसकी वजह से? ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशंस। किसकी वजह से नहीं माना भाई? अरे बोलो। ड्यू टू, हाँ, टेक्निकल लिमिटेशन, ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशंस। other people do not intact it। अदर साइंटिस्ट ने इसको इंटैक्ट नहीं किया। बिल्कुल समझ आई। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1953 में, कब?
1953 1953 दो साइंटिस्ट थे भाई, उन साइंटिस्ट का नाम किसी को पता है? वाटसन एंड क्रिक। दो साइंटिस्ट थे, वाटसन एंड क्रिक। इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। क्या दिया इन्होंने डीएनए का? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। उन्नीस में किसने? वाटसन एंड क्रिक, दो साइंटिस्ट थे, वाटसन एंड क्रिक, जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। डबल हेलिक्स का मतलब क्या होता है? एक हेलिक्स। हेलिक्स का मतलब क्या होता है? टर्न। हेलिक्स का मतलब क्या होता है? टर्न। तो डबल हेलिक्स का मतलब क्या होता है? डबल टर्न। यानी कोई चीज को अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो एक टर्न अगर उसका राइट हैंड में है तो दूसरा लेफ्ट हैंड में जाएगा, यानी एक क्लॉक दो दूसरा एंटी क्लॉक, ऐसा कुछ मॉडल इसने दिया। बात समझ आई क्या? उसको अपन जब जर्नली देखते हैं तो अपन डीएनए को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई कि अपने पास ऐसा डीएनए होता है, ठीक है? अरे बिल्कुल ऐसा देखते हैं अपन सर, ऐसे अपन इसको मान के चलते हैं, ठीक है? इस डबल हेलिक्स मॉडल में कुछ चीजें क्या थी, अब देखो ये इन्होंने दे दिया डबल हेलिक्स मॉडल। अब ये किसके बेसिस पे बनाया? ये किसके बेसिस पे बनाया? तो ये डबल हेलिक्स मॉडल किसके बेसिस पे दिया? तो इसका बेसिस था एक्सरे डेटा डिफ्रेक्शन। क्या था भाई इसका बेसिस? एक्सरे डेटा डिफ्रेक्शन। एक्सरे डेटा डिफ्रेक्शन। अरे फिजिक्स में पढ़ा है डिफ्रेक्शन? फिजिक्स में पढ़ा है डिफ्रेक्शन? क्या होता है डिफ्रेक्शन? इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, विवर्तन। हिंदी में विवर्तन ही बोलते हैं क्या इसको, या कुछ और बोलते हैं? डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस। कुछ पढ़ा है? बीटा इज इक्वल टू 2n-1 एन लैम्डा, वेव ऑप्टिक्स में। हाँ वेव ऑप्टिक्स की तो मैं कह रहा हूँ। याद है किसी को कुछ डिफ्रेक्शन क्या होता है? इंटरफेरेंस का उल्टा, ये तो मुझे ही पता है। इंटरफेरेंस क्या होता है फिर? अरे कुछ निकालते हैं, ब्राइट फ्रिंज से डार्क फ्रिंज। इधर जो ब्राइट होती है वो उधर डार्क हो जाती है, और जो इधर डार्क होती है वो उधर ब्राइट हो जाती है, ऐसा ही कुछ होता है इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन में। एक्चुअली देखो, इंटरफेरेंस का मतलब होता है किसी चीज का आगे एक पॉइंट पे कन्वर्ट करना, डिफ्रेक्शन का मतलब किसी चीज का फैल जाना। सीधा सीधा मतलब ये होता है, ठीक है? सीधा सीधा मतलब ये होता है। अब आपने क्या पढ़ा है वो अलग बात है, ऐसे नहीं हर सर बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं, ठीक है भाई? तो एक्सरे डाटा डिफ्रेक्शन के मॉडल के ऊपर ये बेस्ड था। अब एक्सरे डाटा डिफ्रेक्शन किसने दिया? किसी को कुछ आइडिया? एक्सरे डाटा डिफ्रेक्शन किसने दिया? आपके एनसीईआरटी में साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं, इन्होंने ये दिया था। हाँ, और एक और साइंटिस्ट है। हाँ, फ्रैंकलिन और मिशेल, दो साइंटिस्ट थे, ठीक है? कौन कौन थे? दो साइंटिस्ट, ठीक है? तो उन साइंटिस्टों ने मुझे क्या दिया? एक्सरे डेटा डिफ्रेक्शन दिया। तो एक्सरे डेटा डिफ्रेक्शन से इसका क्या लेना देना है? किसी को कुछ आइडिया? किसी को कुछ भी आइडिया हो इससे? इससे क्या लेना देना है? एक्सरे डेटा डिफ्रेक्शन से डीएनए का क्या संपर्क है? कुछ पता हो किसी को? थोड़ा बहुत ही पता हो बता सकते हो भाई, थोड़ा बहुत भी पता हो सर ये होता है। वो तो उसका रूल था। वो तो आगे चलेंगे अपन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में, ग्रिफिथ के नियम पढ़ेंगे, चूहे को मारना जिंदा करना, वो आगे पढ़ेंगे। एक्सरे डेटा डिफ्रेक्शन, इसका फॉर्मूला होता है, आपने सुना हो तो 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। सर ऐसा वहां भी पढ़ते हैं हम वेव ऑप्टिक्स में, ऐसा ही पढ़ते हैं एग्जैक्ट, ऐसा ही पढ़ते हैं ना?
पढ़ते हो 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। सर वहां पर साइन थीटा टेन थीटा बहुत छोटा हो जाता है, तो टेन थीटा को साइन थीटा मान लेते हैं, साइन थीटा को टेन थीटा मान लेते हैं और अपना काम हो जाता है, बाई निकाल लेते हैं वहां से। हाँ देखो एक्चुअल में क्या होता है, वहां भी अपन एक क्या देख रहे होते हैं, फ्रिंज देख रहे होते हैं। फ्रिंज का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्पेस जहां पर कोई चीज मुझे दिखाई दे रही है। फ्रिंज यानी स्क्रीन के ऊपर एक पार्ट जहाँ वो विजिबल है। तो ऐसे डीएनए के अंदर भी जो ये हेलिक्स बन रहे हैं ना, क्या बन रहे हैं डीएनए के अंदर, जो हेलिक्स, जो टर्न है ना, एक मेरा टर्न है, इस टर्न के बीच का ये पोर्शन क्या कहलाता है, हेलिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, हेलिक्स। इस डीएनए का एक टर्न ही क्या कहलाता है, हेलिक्स। इसकी जितनी भी दूरी होती है उसको बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। अरे यही बोलते हैं ना, इसके टोटल जो दूरी होती है उसको क्या बोलता हूँ, पिच ऑफ हेलिक्स। अरे यही बोलता हूँ ना मैं। और ये एक टर्न क्या कहलाएगा मेरा, हेलिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हेलिक्स। तो उस हेलिक्स को जितने भी टर्न है सब में समान रहेगा। अरे बिल्कुल समान रहेगा, नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं है सर ऊपर कम है पिच और नीचे ज्यादा है फिर और भी ज्यादा हो गई, ऐसा नहीं। पूरे डीएनए के अंदर सेम रहेगा। तो वो सेम है, वो इसी को फॉलो करते हुए हेलिक्स की जो पिच है वो क्या रहती है, समान रहती है। इसी को सॉल्व करने के बाद ही जो मेरी पिच बनती है 0.3 नैनो, सॉरी 3.4 नैनोमीटर। कितनी बनती है, 3.4 नैनोमीटर, वो इसी के आधार पे आती है। अरे बात समझ आ गई क्या। इसलिए अपने को ये इसके अंदर इंपोर्टेंस देता है। समझ आ गई क्या इंपोर्टेंस देता है, ये क्या देता है कि जो हेलिक्स के बीच की यूनिफॉर्म डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस, कितनी, 3.4 नैनोमीटर। वो बनाने के लिए मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। कैसे साइंटिस्टों ने किया इतना अपने को नहीं जानना, बस याद रखना है इससे कुछ इसका कनेक्शन था। अरे बिल्कुल समझ आएगी बात। ये नोट डाउन करो, यहां तक इतना इतना पता लग गया, नोट डाउन करो। हाँ तो उसको 3.4 को आप उसमें नैनोमीटर को एंगस्ट्रम में चेंज कर लो, क्योंकि एंगस्ट्रम कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर, और नैनोमीटर कितना होता है 10⁻⁹ मीटर। तो अगर -10 से -9 से -10 जाओगे तो 3.4 को अपन क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 34। अरे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 34 कर सकते। आगे बढ़े, जल्दी जल्दी लिखो भाई, टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी लिखो। एक रूल बताना है आपको, इरविन चारगाफ रूल, फटाफट। अरे क्या समझ नहीं आ रहा है इसमें, अदर पीपल डू नॉट इंटेक्ट इट, दूसरे लोग इसकी सराहना नहीं कर पाए, दूसरे लोग इसको समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने इसकी व्याख्या नहीं करी। हिंदी में ये है, हिंदी में बहुत बड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं। अब आगे समझ में, आगे बढ़े। ये लिख लेना, एक्सरे डेटा डिफ्रेक्शन किसने दिया था भाई, विल्किंस और फ्रैंकलिन, ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दिया था एक्सरे डेटा डिफ्रेक्शन। चलो मैं इरविन चारगाफ रूल बता देता हूँ, फिर आप इसको नोट डाउन करना, ठीक है। इरविन चारगाफ रूल क्या था भाई, किसी कुछ आइडिया इरविन चारगाफ रूल के बारे में। अरे किसी को आइडिया कि कुछ इरविन चारगाफ रूल के बारे में। इरविन चारगाफ रूल है अपना डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए, किसके लिए भाई, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए एप्लीकेबल होता है।
ये आरएनए के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। पहली बात तो ये आपको याद रखनी है, आरएनए के लिए एप्लीकेबल नहीं है, डीएनए के लिए एप्लीकेबल होता है। यानी उसमें क्या होता है, देखो इरविन चार्गाफ रूल ये कहता है कि ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी का जो रेशियो आता है वो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, 1 आता है भाई। क्या आता है, कांस्टेंट आता है, 1 आता है। बट आपको बेस रेशियो की बात करनी है, किसकी बात करनी है, बेस रेशियो, क्योंकि नाइट्रोजन बेस ही है, तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, बेस रेशियो की। तो जब बेस रेशियो कैलकुलेट करना हो तो ए बराबर टी मानना है और जी बराबर सी मानना है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका ये कांस्टेंट आ जाएगा। तो वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर प्रेजेंट बेस रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है उसके रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल देखो, सपोज करो ये एग्जांपल मैं आपको देता हूं, यहां पर आपको 20 एडेनिन दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 20 एडेनिन, ठीक है। और मेरे पास गुआनिन दे रखे हैं आपको 30, कितने दे रखे हैं, 30। मैं आपसे पूछ रहा हूं किसका अमाउंट, टी का और सी का, इन दोनों का अमाउंट बताना है और इसका रेशियो बताना है। देखो तो अब आपको पता है ए बराबर टी होता है, तो जितना ए है उतना ही टी रहेगा, क्योंकि ए से कौन कनेक्टेड है, टी कनेक्टेड है, ए डबल बॉन्ड टी और जी ट्रिपल बॉन्ड सी। अरे बात समझ आ रही है, तो सर जितना जी है उतना ही क्या रहेगा, सी रहेगा। तो ये भी क्या रहेगा, 30 रहेगा क्या, और ये भी 20 रहेगा। इसमें पुट करके देखो इसको, ए प्लस जी रख के देखो, इसको यहां पर पुट करके देखो आप, क्या आएगा, 20, जी कितना है 30, वो कितना आ रहा है टी 20, सी कितना आ रहा है 30, अरे कितना हो गया 50 डिवाइड बाई 50, क्या आ गया 1 कांस्टेंट। अरे बात समझ आ गई क्या, ये आपको दिखाता है कि मेरा जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसके अंदर जो बेस रेशियो होता है, बेस रेशियो मतलब एडेनिन गुआनिन थाइमिन और साइटोसिन, इनका जो रेशियो होता है, प्यूरिन हमेशा पैरामिडिन के सामने आता है तो उसका अमाउंट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्या रहेगा, इक्वल, इसीलिए मैंने ए बराबर टी लिखा है। आपको पता है एडेनिन क्या है, प्यूरिन, और थाइमिन क्या है, पैरामिडिन। अरे सही बात है या नहीं है, सही बात है। तो एक दूसरे के सामने आते हैं, अपोजिट मैनर में अरेंज होते हैं और इसलिए इन दोनों का अमाउंट भी क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए मेरा जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसके अंदर प्रेजेंट मेरा बेस रेशियो का, उसके अंदर प्रेजेंट नाइट्रोजन बेसिस का अगर मैं रेशियो कैलकुलेट करता हूं तो वो कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है, कांस्टेंट आता है। वो फिक्स है किसके लिए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए। आरएनए पर ये एप्लीकेबल नहीं है। सही बात है क्या, आगे बात समझ में, यहां तक आप नोट करो। इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ेंगे, साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया है ना डबल हेलिक्स मॉडल, उसके क्या क्या फीचर्स हैं वो पढ़ेंगे। सेंट्रल डॉगमा पढ़ेंगे, कैसे इंफॉर्मेशन कॉपी हो रही है आगे, ठीक है क्या भाई। और उसके बाद सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल कैसे डीएनए को माना, ठीक है। इस सीक्वेंस में अपन इसको आगे पढ़ेंगे। विल्किंस, विल्किंस, WILKINS, विल्किंस,